बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ पक तो रहा है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब कहा कि नए विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत कीजिए, उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव की इशारा करके कहा कि खड़े हो जाओ, और उस खड़े हो जाओ में कि तुम भी खड़े हो जाओ, एक अपनापन तो लग ही रहा था, एक प्यार, एक समर्पण तो लग ही रहा था। लग रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ तो है। क्या नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे? मैं आपको बता दूं, याद कीजिए वो दौर जब नीतीश कुमार ने 2014 से पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद जीतन राम मांझी ने बगावत की थी और उस बगावत को बीजेपी ने हवा दी थी। उस समय से बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती थी। दरअसल नीतीश कुमार मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के बगैर केंद्र की सरकार गिर जाएगी, बिहार की सरकार गिर जाएगी। तो क्या इसीलिए बीजेपी अपने नए पार्टनर तलाश रही है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन को तोड़ा जा रहा है? नायडू अपने शर्तों पर सरकार चलवा रहे हैं। सबको पता है कि महाराष्ट्र के जो पिछले मुख्यमंत्री हैं, जिनको बीजेपी ने दगा दिया है, शिंदे साहब, वो बीजेपी से अंदर से नाराज हैं और कोई नया पार्टनर बीजेपी को मिल नहीं रहा है। शरद पवार हो या फिर नायडू अपनी शर्तों पर सरकार चलवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जितना दोहन कर रहे हैं बीजेपी का, आज तक शायद ही गठबंधन के किसी नेता ने दोहन किया था। आप जान लीजिए कि बीजेपी में जो भी गठबंधन में है, राजभर हो, अनुप्रिया हो, निषाद जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ये सब दोहन के शिकार हैं। अकेले नायडू हैं जो जमकर दूह रहे हैं, दोहन कर रहे हैं बीजेपी का। 375 करोड़ के मामले में वो ईडी से क्लीन चिट ले चुके हैं। वहां वो जमकर सरकार चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। नायडू को एक समय में बड़ा विजनरी नेता माना जाता था। सोचिए, नायडू राजनीति के वो खिलाड़ी हैं, शतरंज के वो माहिर खिलाड़ी हैं, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अपने ससुर को गच्चा दिया था। सोचिए, आंध्र प्रदेश में उनके ससुर पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे। और ये जो फ्री राशन वाला जो खेल चल रहा है 5 किलो, ये भी एनटी रामाराव का ही ये पूरा प्लान था। वो नायडू के ससुर थे और ससुर को गच्चा दिया था नायडू ने, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो सवाल है कि वो प्रधानमंत्री के कब तक सगे रह जाएंगे? क्या इसीलिए बीजेपी की लगातार कोशिश है कि नीतीश कुमार के शिकंजे से निकलना है, नायडू के शिकंजे से निकलना है, तो एक नया पार्टनर चाहिए। और इसीलिए झारखंड के हेमंत सोरेन को नया पार्टनर बनाया जा सकता है। क्या है इस खबर की सच्चाई? क्या सचमुच हेमंत सोरेन जाने वाले हैं बीजेपी के साथ? इस पर भी विस्तार से बताऊंगा। और क्या नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? इस पर भी अटकलबाजी तेज है। सोचिए, अब तक मैं वही बता रहा था कि 2014 से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा दिया था। तब मांझी जी उनके मोहरा थे, तब लालू यादव सामने आए थे और लालू यादव ने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। 2015 में लालू और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में उनको हरा दिया था। उसके बाद से कभी भी लालू प्रसाद यादव का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं हुआ। जब जब बीजेपी ने उनको झटका देने की कोशिश की, यहां तक कि उनके अपने के पार्टी के नेताओं ने झटका देने की कोशिश की, तब तब लालू यादव का दरवाजा खुला रहा और मजबूरी में बीजेपी उनको अपना मुख्यमंत्री मानते रहे। लेकिन इस बार कुछ खेल अलग है। इस बार नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब उनके पास संख्या 85 है और केंद्र में उनके पास संख्या 12 है। और अगर वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 17। और नायडू किसी के सगे नहीं है। जब उनको अपना फायदा दिखेगा तो वो 2 कदम आगे भी जाएंगे। वहीं शिंदे लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जो आरएसएस की चॉइस हैं और शिंदे जो शिवसेना से बगावत करके मुख्यमंत्री बने और बाद में जब बीजेपी की बारी आई तो उनको सत्ता से हटा दिया गया, शिंदे ये भूले नहीं हैं। वही तमाम विपक्षी दल जो है वो कोई भी अब नया पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है।
यूपी में निषाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, राजभर हमलावर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसी को लेकर बीजेपी को लगता है कि भैया अब किसी के सहारे नहीं बैठना है। 240 की सरकार चला रहे हैं, क्या पता कब कोई पाया गिर जाए, नीतीश हट जाए या नायडू हट जाए या चिराग हट जाए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है? इसीलिए संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, अभी खेल मजेदार है, लोकतंत्र की धरती है साहब। बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। 2024 में बीजेपी ने ऐलान किया, नारा दिया कि 400 आएंगे, 400 पार करेंगे। दरअसल बीजेपी चुनाव तो जीत रही है राज्यों का, क्योंकि अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि यूपी में वो जाते जाते फंस गई थी। वो तो शुक्र मनाइए कि उड़ीसा ने बीजेपी को 20 सीट और दिला दिया। अगर बीजेपी 20 सीट और कम होती या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो ये सरकार न बनाते। इसलिए बीजेपी इस बार लोक लाज, शर्म, हया सबको ताके पर रख चुकी है। और सोचिए, चुनाव आयोग से बड़ी खबर आ रही है। एक संधू साहब हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनका एक नोट्स है। जब एसआईआर का ये पूरा जो प्रोसीजर आया तो उन्होंने अपना लिखित नोट लगाया कि किसी भी गरीब, शोषित, वंचित, लाचार, बेबस का नाम न छूट जाए एसआईआर में। यह भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यह नोट्स लगाया गया था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने इस नोट को हटा दिया, क्योंकि 3 चुनाव आयोगों में सबसे वो सीनियर हैं। ये बात भाई अब खबरें छनछर कराने लगी है। तो क्या बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? इसीलिए क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को बीजेपी निपटाना चाहती थी? और इसीलिए अमित शाह ने कहा था कि बिहार में तो विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री। यही भाषा ललन सिंह की थी और यही भाषा चिराग पासवान की थी। बाद में नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया, चिराग पासवान से मिली और खेल पलट गया। लास्ट मोमेंट में मैं रोज बता रहा हूं किस तरह से नीतीश कुमार ने 10 सीटें बीजेपी को झटका दिया और लगभग 25 सीटें आरजेडी के पास आई। उसमें से 2-3 सीटें और कम हो सकती थी, चाहे वो मखदुमपुर की सीट हो, चाहे ढाका की सीट हो। लेकिन बाद में ये फैसला हुआ। सबको पता है कि कौन प्रेशर बना रहा था, कौन प्रेशर नहीं बना रहा था। और आज की तारीख में ये स्थिति है कि नीतीश कुमार अब किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, और ये विधानसभा में दिखा है। लेकिन बीजेपी फूक फूक कर दांव चल रही है। उसने पहले गृह मंत्रालय लिया, अब स्पीकर का पद भी ले लिया है। स्पीकर का पद बड़ा मजबूत पद होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। और विधानसभा में जिस तरह से, जिस अपनापन से उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए कहा कि खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। यहां यही नहीं, प्रेम कुमार से, वो भले बीजेपी के हैं, लेकिन प्रेम कुमार से नीतीश की नजदीकी का कोई जो इतिहास है वो पुराना है। प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, और वो नीतीश को धोखा देंगे ऐसा लगता तो नहीं है। सम्राट चौधरी भले बीजेपी खेमे में है, डिप्टी सीएम है, लेकिन वो नीतीश को धोखा दे जाए ऐसा कम ही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश सबके हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को धोखा देना बीजेपी को महंगा न पड़ जाए, इसीलिए हेमंत सोरेन की तरफ दोस्ती के हाथ तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि केंद्र में अपनी कुर्सी को मजबूत किया जाए। लेकिन सोचिए, एसआईआर इसीलिए तो नहीं किया जा रहा है। क्या अब बीजेपी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है? क्या बीजेपी चाहती है कि किसी कीमत पर बंगाल जीता जाए, किसी कीमत पर असम जीता जाए, और उसके बाद किसी कीमत पर तमिलनाडु जीता जाए? सोचिए, बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर है। विजय जो एक्टर हैं, उसके बाद वो राजनीति में आए हैं, बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तमिलनाडु में बीजेपी की दाल गल जाए ऐसा लगता नहीं है। पेरियार की धरती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत है, और ओबीसी वहां इतना जागरूक है कि वो अकेले अपने दम पर डीएमके की सरकार बना ले जाता है। लेकिन बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि केंद्र की सरकार को नीतीश से बचाने के लिए और नायडू की बार्गेनिंग से बचाने के लिए कोई नए पार्टनर तलाशे जाए। उद्धव ठाकरे नए पार्टनर हो सकते हैं, संभव नहीं, क्योंकि उद्धव के जिस तरह से पीठ पर लात पड़ा था, बाद में पेट पर लात पड़ा था, जिस तरह से उनकी सरकार गिराई गई, वो शायद ही वापसी करें। शरद पवार जानते हैं, शरद पवार की एक अपनी सेकुलर छवि है। मैं फिर कह रहा हूं,
राजनीति में बीजेपी सत्ता पर काबिज जरूर है, लेकिन वो उस तरह से हनक में सत्ता चला नहीं पा रही है जिस तरह से उसको चलाने की आदत है और जो आरएसएस चाहता है। और उस रास्ते में 2-3 रोड़े हैं। पहला रोड़ा तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश की छवि अभी भी सेकुलर की है, समाजवादी की है। दूसरा नायडू हैं, जो किसी भी कीमत पर बार्गेन करने की स्थिति में होते हैं और वो बार्गेनिंग पावर बहुत भयानक है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि कोई नया पार्टनर ढूंढा जाए, लेकिन हेमंत सोरेन मुझे नहीं लगता है कि जेल जाने को वो भूल गए होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो सवर्ण नेता है, जो जनरल कैटेगरी के नेता है, उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस में जो ऊपर में टॉप लीडर बैठे, अगर वो ये सोचते हैं कि सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए फिर बीजेपी से लड़ा जाए, तो कहीं उनकी बड़ी भूल न साबित हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को इस मुगालते से निकलना चाहिए और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वापस आना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, एसआईआर जिस तरह से बीजेपी तेजी में कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है, उससे लगता है कि बीजेपी अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आरएसएस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। नीतीश कुमार पर नजर बनाए रखिए। और नीतीश कुमार की आदत है, वो चीजों को पकने देते हैं। 6 महीना इंतजार कीजिए, आपको बहुत कुछ राजनीति में मिलेगा, क्योंकि नीतीश सबके हैं। नीतीश को लोकतंत्र की मजबूती पता है, नीतीश को सामाजिक न्याय पता है, और नीतीश उसी इमरजेंसी से निकले हैं, लोहिया के आंदोलन से निकले हैं, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन से निकले हैं, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से निकले हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, लालू यादव अब राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश की अभी प्रधानमंत्री बनने की लालसा बची हुई है। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मान जाएं, या तो अगले चुनाव में उनके प्रधानमंत्री के नाम पर कोई सहमति बन जाए, तो खेल पलटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी से, और यूपी से ही सारी राजनीति बहती है। कहा जाता है कि यूपी के नालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी बहती है। अब कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव, मायावती जी फिर एक साथ हो जाएं, क्योंकि बिहार के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एसआईआर से सारे विपक्षियों को पता चल गया है कि एकजुट होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के 90% लोगों से बात करेंगे तो उनको लगता है कि उनकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई छीना जा रहा है, और ऐसे में अगर उनके नेता एकजुट हो जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार में अभी बहुत खेल बचा है, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।